अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और इसका यूनिट 4 आपकी कोर्स बुक के मुताबिक आपके सामने डिस्प्लेड है, जो कि है फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन के मुतालिक। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 हम देख चुके हैं इस कोर्स का, जिसमें हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस और ये चीज़ें देखी। तो अब हम एसेट्स के मुतालिक बात करेंगे कि एसेट्स के फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेथड्स कौन से हैं, और फिर फिक्स्ड एसेट्स की सेल अगर हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज कौन सी हैं, अगर इनकी रिटायरिंग की सिचुएशन हो या एक्सचेंज की सिचुएशन हो तो उस सूरत में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आप इसको देखते जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि फ़िक्स्ड एसेट कौन से हैं। फ़िक्स्ड एसेट या लॉन्ग लाइफ एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी जो टेंजिबल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, जिन फिजिकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं और इनके हमें बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर मिलते हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक मिलते हैं। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आप इसमें देख लें, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, फर्नीचर, फिक्सचर्स। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो हम उनको लॉन्ग लाइफ एसेट्स में काउंट करते हैं। आप जो लॉन्ग लाइफ एसेट्स हैं उनमें कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे सीक्रेट फार्मूला, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लेकिन ये इनटेंजिबल कैटेगरी में आ जाते हैं। ये वाला जो हमारा यूनिट है ये सिर्फ टेंजिबल यूनिट या फिक्स यूनिट्स के हवाले से डील करता है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और या बिल्डिंग के साथ लैंड भी, तो ये फिक्स्ड एसेट कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहले हमने इन फिक्स एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करनी होती है कि किस कॉस्ट पे हम इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में या जर्नल के अंदर एंटर करें। तो इनकी जो परचेज प्राइस होती है ये इनकी फिक्स कास्ट होती है, प्लस उसमें किए जाते हैं डिलीवरी चार्जेस, सेल टैक्सेस या और कोई ट्रांजिट चार्जेस जो ज़रूरी कास्ट हो उस एसेट को फैक्ट्री तक लाने में और ऑपरेट करने में। तो इस कास्ट की बेस पे फिक्स एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल ट्रांजेक्शन्स में। उसके बाद सब्सिक्वेंट कास्ट जो इन पे आए, वो अगर इनकी यूज़फुल लाइफ बढ़ा रही हो एक बिट ज़्यादा, तो वो इनकी लाइफ उनके ओवरऑल कास्ट के अंदर ऐड कर दी जाती है। हम आगे इसको एग्जांपल्स में देखेंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है जी। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स किसी कंपनी के पास होते हैं, उन्होंने जब यूज़ होना होता है तो यूज़ के साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनकी वेयर आउट होती ही रहती है टाइम के साथ। यानी आप अगर एक प्लांट मशीनरी लें तो उसकी यूज़फुल लाइफ सपोज 10 ईयर, आप जितना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं उसकी वेयर एंड टेयर होगी, मेंटेनेंस होगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो 10 साल बाद वो बिल्कुल स्क्रैप के करीब होगा। जैसे एक गाड़ी की मिसाल है, गाड़ी 10 से 15 साल बाद तक चलती है या 20 साल चलती है और फिर उसको हम स्क्रैप वैल्यू पे सेल कर देते हैं। तो ये जो हर साल एसेट की वैल्यू में कमी होती है, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन जो हो रही होती है इसको हमने अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर कोई एसेट हम परचेज़ करें, मिसाल के तौर पे हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, तो उसी तरह जर्नल के 4 कॉलम बनाएंगे। डेट होगी, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है, बढ़ रहा है, 38,000 से डेबिट करेंगे और कैश पे लिया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। फ़र्ज़ करें, कहते हैं इस पर डेप्रिसिएशन हर साल होती है 6,000 रुपए की। तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे? हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और इसको डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंस लेते हैं। एक्सपेंस बढ़ रहा हो तो डेबिट करते हैं। और एक और अकाउंट साथ ऊपर होता है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट या अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अकमुलेट का मतलब होता है एग्रीगेट किया गया या इकट्ठा किया गया। तो वो होगी 6,000। हर साल जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी वो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐड अप होती जाएगी। तो एसेट साइड के अंदर जब हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट शो करेंगे, तो मिसाल के तौर पे ऑफिस इक्विपमेंट होगा 38,000 का, इसमें से लेस करेंगे इसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 1 साल की है, फ़र्ज़ करें 6,000, तो एसेट पीछे बैलेंस शीट में आएगा 32,000 रुपए का। अच्छा, और डेप्रिसिएशन जो इंटरम स्टेटमेंट्स के अंदर भी चार्ज की जाती है, वो भी पॉसिबिलिटी होती है और इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ की जाती हैं। तो उस सूरत में कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट की 1,500 रुपए की होगी। फ़र्ज़ करें हमने सिर्फ 3 महीने की स्टेटमेंट्स बनानी है, तो 3 महीने के हिसाब से अगर 12 महीनों की डेप्रिसिएशन दी हुई है तो उसको 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे, जो 1,500 रुपए बनेगी। इंटरम स्टेटमेंट का मतलब है जो 3 मंथली स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, अगर ड्यूरिंग द पीरियड एसेट हम परचेज कर लें तो उस सूरत में कैसे चार्ज करनी है। अ, उसमें सिर्फ होता है ये, आप देख लें कि किस मंथ में एसेट परचेज किया है और ईयर ख़त्म होने में कितने महीने रह गए हैं। मिसाल के तौर पे एक एसेट अगर हमने ख़रीदा और अभी 2 महीने रह गए हैं, या फ़र्ज़ करें हमने
नवंबर को परचेज़ किया और नवंबर दिसंबर अभी 2 महीने रहते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो 2/12 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये हमारे पास 1000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वैसे जनरली पाकिस्तान में होता ये भी है, नॉर्मली ये चीज़ अलाउ की जाती है कि एसेट आप जिस डेट को भी खरीदें, 1 साल के अंदर उसकी फुल डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। जैसे फ़र्ज़ करिए एग्ज़ाम्पल है, 40,000 का एसेट खरीदा, 5 लाख का एसेट खरीदा और हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 होनी है। तो बस हम स्ट्रेट अवे डेप्रिसिएशन 40 ट्रक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ, अलबत्ता क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि इस मंथ को एसेट खरीदा और सिर्फ इन 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो फिर आपने उन 12 मंथ्स में से सिर्फ 2 या 3 महीने की चार्ज करनी है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का आता है। अच्छा जी, अब कंप्यूटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो रेट कंप्यूट करना होता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सम टाइम पेपर में रेट दे दिया जाता है, उस सूरत में तो हमारी झंझट खत्म हो जाती है। और अगर पेपर में रेट ना दिया जाए तो फिर क्या करना है? मिसाल के तौर पे एक एसेट हमने खरीदा 38,000 का और उसकी सैल्वेज वैल्यू है 8,000। सैल्वेज वैल्यू से मुराद स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू है जब एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये इतने पे कबाड़िए को या किसी को भी बेचा जा सकता है। तो 38,000 में से 8,000 माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएबल कास्ट उसकी सिर्फ 30,000 है, क्योंकि 8,000 तो एसेट एंड पे इतने का बचेगा ही बचेगा। 38 का टोटल लिया तो 30,000 एक्चुअल वो अमाउंट है जिसने डेप्रिसिएट होना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड द लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करना है कितनी है। अमूमन जिससे एसेट खरीदेंगे वो लाइफ आपको बता देगा, इसकी 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर कितनी लाइफ है। तो उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, या इंजीनियर्स का एस्टिमेट हो सकता है। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के 3 मेथड हैं जी। एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे को कहते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड और तीसरे को कहते हैं डिक्लाइनिंग मेथड बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 3 तरह के मेथड हैं। तीनों के एग्जांपल्स हम देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ये है, जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है, हम स्ट्रेट एक रेट आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बेस पे एसेट डेप्रिसिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक एसेट हमने लिया 6,500 का, सैल्वेज वैल्यू 500 है, यानी एसेट एंड यूज़फुल लाइफ के एंड पे 500 का रह जाएगा और एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ 5 ईयर है। तो क्या करेंगे, 6,500 में से 500 माइनस कर दें और डिवाइड कर दें यूज़फुल लाइफ से। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 5 यूज़फुल लाइफ, तो हर साल 1,200 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो इसको अगर आप रेट निकालना चाहें तो 1200 को आप देख लें 6,000 के हिसाब से क्या रेट उसका बनता है। आई थिंक 20% ये रेट बन जाता है। तो इसकी कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इस तरह हम डेप्रिसिएशन टेबल बना लेंगे। ईयर देख लेंगे 1 2 3 4, कास्ट लिख लेंगे एसेट की, हर साल कास्ट जिस पे ख़रीदा गया वो आ गई। उसके बाद डेप्रिसिएबल कास्ट कितनी होगी, वो होगी 6,000, क्योंकि 500 तो इसकी सैलवेज वैल्यू है ना, वो माइनस हो गई। अब हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1200। और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होती जाएगी, पहले साल की 1200, दूसरे साल की 1200 ऐड होगी 24, तीसरे साल की 1200 और ऐड 36 और एंड पे 6,000 बच जाएगी। और एसेट की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, बुक वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचेगी। तो कॉस्ट एसेट की है जी 6500, डेप्रिसिएशन है उसकी जो रिकॉर्ड हुई है वो है 1200। तो 6500 में से 1200 माइनस किया, ये आ गया 5300। इस तरह हर दफ़ा 1200 माइनस करते जाएंगे, एंड पे आखिरी साल एसेट की वो वैल्यू बचेगी जो उसकी सालवेज वैल्यू है। इस बेस पे या इस मेथड में आपने ये स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व करना है। अच्छा, उसमें फिर आगे कैलकुलेशंस और भी दी होती हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है इस तरीके से कैलकुलेट करने का। और भी एग्जांपल हैं, जैसे मशीनरी कास्ट है, यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। रेजिडुअल वैल्यू मीन स्क्रैप वैल्यू, सालवेज वैल्यू, ये सारे एक ही नाम है। और डेप्रिसिएबल कास्ट ऑफ एसेट आपने निकाल ली, कास्ट से आप उसकी सैलवेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू निकाल लें। जो बाकी 9 लाख है जिसकी डेप्रिसिएशन आपने मालूम करनी है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इस तरह आपने डेप्रिसिएशन का वो टेबल बना लेना है और कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह आप कास्ट लिखें, फिर डेप्रिसिएबल कास्ट लिखें, सैलवेज वैल्यू माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन का रेट मालूम कर लें। रेट बिल्कुल आसान है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इसका आ गया, क्योंकि 5 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है और 100 से मल्टीप्लाई करने 20% रेट है। हर साल 1,80,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 20% मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। और उसके बाद अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम है 180, अगले साल फिर 180, फिर 180 ऐड करते जाए 9 लाख। और यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाएगी, और बुक वैल्यू में अगेन एक्सप्लेन कर दूँ, जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई तो पीछे आ गई बुक वैल्यू। इस तरह करते करते एंड पे आखिरी बुक वैल्यू बनती है वो जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू होती है। इस तरह आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत कैलकुलेट कर लेनी है।